और आइए अब बात करते हैं देश में कोरोना के डेल्टा प्लस के कहर की। देश में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट धीरे धीरे अब कोहराम मचा रहा है। देश में डेल्टा प्लस का कहर अगर हम देखें तो 12 राज्यों में इस वक्त डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिल चुके हैं। ये सबसे चौंकाने वाले तथ्य हैं कि देश में अब तक 52 केस डेल्टा प्लस के मिल चुके हैं और इस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 मरीज की मौत भी हो गई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखिए 22 केस मिले हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के, जहां पर 1 मरीज की मौत हुई है मुंबई में, और एमपी में डेल्टा प्लस के 2 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह से देश में 3 मरीजों की मौत हुई है जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया, और इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट पे राज्यों को रखा है। करीब 8 राज्य हैं जिन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के मरीज मिले हैं और अब तक 52 केसेस हैं पूरे देश में जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। मुंबई में 1 मरीज की मौत हुई है डेल्टा प्लस वेरिएंट से और एमपी में 2। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज से महाराष्ट्र में लेवल 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। लेवल 1 और लेवल 2 खत्म कर पूरे राज्य में लेवल 3 और उसके ऊपर के लेवल की पाबंदियों को लागू किया गया है और इसके तहत कई जिलों को पहले दी गई छूट अब खत्म कर दी गई है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने आज से नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। इसके तहत आज से पूरे महाराष्ट्र को लेवल 3 या उससे ऊपर की पाबंदियों में रखा गया है। अगर आज की बात करें, मुंबई की बात करें, तो मुंबई में आज से दुकानें सिर्फ 4 बजे तक ही खुलेंगी और वो भी जो आवश्यक सेवा की दुकानें हैं उनको छोड़कर शनिवार और रविवार बाकी दुकानें बंद रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जो पाबंदियां हैं फिर से बढ़ाई जाने लगी हैं, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है। मुंबई में केसेस कम नहीं हो रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में केसेस कम नहीं हो रहे हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने आज से सख्ती बढ़ा दी है। इस वक्त हम हैं घाटकोपर में और ये घाटकोपर वेस्ट का इलाका है, मार्केट इलाका है। देखिए बहुत सारे लोग खरीदारी के लिए निकले हैं। हालांकि जितनी भीड़ यहाँ पर आमतौर पर होती है उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोग यहाँ पर मास्क लगाए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग ज़रूर आपको दिख जाएंगे जो मास्क नहीं लगाते हैं, लेकिन जो लापरवाहियाँ हैं वो लोगों की अभी भी जारी है। और आज से अब ये दुकानें सिर्फ 4 बजे तक खुलेंगी, वो भी जो आवश्यक सेवा की दुकानें नहीं हैं वो शनिवार रविवार बंद रहेंगी। मॉल मल्टीप्लेक्स बिल्कुल नहीं खुलेंगे, स्कूल कॉलेज अभी भी बंद हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में अभी भी पाबंदियों का दौर जारी है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। तो डेल्टा प्लस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार सतर्क है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार की पूरी नजर इस पर है। वैज्ञानिक इसके तमाम पहलुओं की जांच कर रहे हैं। सुनिए। डेल्टा प्लस इज ऑल्सो a variant of concern as it is a sub lineage of the Delta variant. Scientists are right now studying its impact on disease transmission, severity, immune escape and other public health effects. It has also been cultured in the labs and its effect on vaccines is also being studied right now. और इसी से जुड़ी दूसरी अहम खबर आपको बता दें, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने डेल्टा प्लस को लेकर कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जैसे नए वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार हैं और इस समय हमें जो आने वाली लहर है उससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। सुनिए। As we now sort of prepare for the possibility of a third wave and new variants like Delta Plus, it is very important for us to take stock and see what we can do. I think what we need to do is look ahead and see how we can strengthen our public health system, keeping in mind the lessons that we've learned from the past. It's time for us to really prepare for outbreaks and waves in the future. And for that, we need to really have a resilient environment for our future generations. Also need to increase our doctor-patient ratio, nurse-to-patient ratio, because that is also something that we need to do, improving our infrastructure. Whether it be oxygen beds, whether it be ICU beds, whether it be providing enough
तो डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को बेहद मजबूत करने की जरूरत है। तो देश के 12 राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस के केस मिल चुके हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए आइए समझाते हैं कि किन राज्यों में कितने केसेस मिले हैं। तो डेल्टा प्लस के केसेस कहां पर ज्यादा हैं? सबसे ज्यादा केस इस वक्त महाराष्ट्र में है। जी हां, महाराष्ट्र में अब तक 22 केसेस मिल चुके हैं, जिनमें से एक मरीज की मौत मुंबई में हुई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है और इसके बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 9 केसेस मिले हैं डेल्टा प्लस के। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक 8 केसेस मिल चुके हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के और मध्य प्रदेश में 2 मरीजों की मौत हुई है जिनमें डेल्टा प्लस मिला है। केरल में 3 डेल्टा प्लस के केसेस मिले हैं। वहीं कर्नाटक में 2, कर्नाटक के बाद पंजाब में भी 2 डेल्टा प्लस केस मिले हैं। वहीं जम्मू में 1 और आंध्र प्रदेश में 1, साथ ही ओडिशा में भी 1 केस मिला है डेल्टा प्लस का। गुजरात और राजस्थान में भी 1-1 केस मिले हैं डेल्टा प्लस के। और इस तरीके से पूरे देश में 52 केस हैं डेल्टा प्लस के। ऐसे में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़े कुछ अहम सवाल हैं और ये सवाल बेहद अहम है। इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है डेल्टा प्लस और कितना खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट? देखिए, डराने की बात नहीं है, लेकिन इसे समझना बेहद जरूरी है ताकि हम सतर्क रहें। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन कितना असरदार होगा, ये सभी के जहन में सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर इतनी तेजी से ये वेरिएंट कैसे फैल रहा है? डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर में ज्यादा भयावह स्थिति होगी क्या इस डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से? और जो बच्चों को लेकर शुरू से ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित होंगे, तो क्या डेल्टा प्लस बच्चों पर अटैक करेगा? तो डेल्टा प्लस से ये जुड़े हुए अहम सवाल हैं और इस पर बेहद अहम चर्चा, सार्थक चर्चा करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से हमें जूझना है, लड़ना है, इसे हराना है। डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल, मनोचिकित्सक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ सफदरजंग अस्पताल से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार भी हैं LNJP अस्पताल से और डॉक्टर यतिन मेहता, चेयरमैन मेदांता क्रिटिकल केयर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आइए इस पर हम चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी सर आप सभी से एक एक करके कि किस तरीके से जो ये नंबर्स ऑफ केसेस आ रहे हैं, 52 केसेस हैं सर इस वक्त, और इन 52 केसेस के अगर फैलाव की हम बात करें तो बहुत तेजी से ये हुआ है। क्या वजह है? अनूप सर आपसे शुरुआत करेंगे, इतनी तेजी से ये केसेस क्यों फैल रहे हैं? ये जैसा हम जानते हैं डेल्टा प्लस जो है, डेल्टा जो ऑलरेडी वेरिएंट था उसी का एक नेक्स्ट रूप है जिसमें एक पॉइंट म्यूटेशन हो गया है K417 और उस म्यूटेशन की वजह से 3 बातें अभी तक हमारे सामने आई है। पहला कि ट्रांसमिसिबल क्वालिटी है वो बढ़ गई है, यानी एक संक्रमित इंसान से कितने लोग को संक्रमण कर सकता है वो उसकी ज्यादा ट्रांसमिशन है, जिसको R0 फैक्टर बोलते हैं। तो नंबर 1। नंबर 2, इससे ये पता लगा है कि कुछ मेडिसिन हैं जो हम यूज कर रहे थे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, उस पर ये काम नहीं करता है, उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है उस दवाई का वायरस के ऊपर। और तीसरा, ये लंग्स के ऊपर ज्यादा अटैक करता है क्योंकि लंग रिसेप्टर्स पे ज्यादा इसकी एफिनिटी है। तो इसीलिए आप देखें कि जो नंबर ऑफ केसेस हमें दिख रहे हैं डेल्टा प्लस के ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर वेरिएंट्स। इसलिए भारत सरकार ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में डाला है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब होता है वो वायरस का म्यूटेशन जो या तो ज्यादा ट्रांसमिसिबल होता है या वो ज्यादा विरुलेंट होता है और या उसके ऊपर जो हमारी प्रेजेंट जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं वो कारगर नहीं होती। जी डॉक्टर सुरेश कुमार, अगर इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है तो क्या हम ये माने कि तीसरी लहर में इसी का अटैक ज्यादा से ज्यादा मरीजों में देखने को मिलेगा हमें कोरोना के? देखिए, अभी तक जो डाटा है वो शो करता है कि इस वेरिएंट डेल्टा एंड डेल्टा प्लस अभी तक 80 देशों में ये पाया गया है और इंडिया में 10 से ज्यादा स्टेट में, जैसे कि आपने बताया कि काफी स्टेटों में ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसके मामले सामने आए हैं।
अभी फरीदाबाद में भी कल एक मामला सामने आया है। तो ये उन्हीं में देखने को मिला है जहाँ पर की कम्युनिटी में जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हुआ, जिनका अडल्ट लोग, बच्चे जिनमें की वैक्सीनेशन अभी तक संपन्न नहीं हुआ है, उसमें ज्यादा ये चांसेस हैं डेल्टा प्लस वायरस के, कोविड के। ये जो सब टाइप है, ये जो म्यूटेंट वैरायटी है, ये इसीलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है, संक्रमण का दर है, वो 60% अधिक है बाकी वेरिएंट से। सो इट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली, तेजी से फैलता है और जो इम्यूनिटी है, बॉडी की इम्यूनिटी है, उसको भी ओवरकम करता है। यदि आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है तो उसको भी निष्क्रिय कर देता है। इसलिए इसके लिए अब अलग से चिंता की बात है और काफी सारी रिसर्च अब इस पे हो रही है। और जो डाटा है, क्योंकि अभी तो केसेज जितने ज्यादा नहीं है, पर जैसे जैसे ज्यादा केसेज होंगे और स्टडी होगी, रिसर्च होगा, उसके बाद ही हम ज्यादा बातें हमारे पास सामने साइंटिफिकली आ सकती है। जी बिल्कुल, और ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा कि वैज्ञानिकों की पूरी नज़र है इस पर और रिसर्च पूरा चल रहा है। डॉक्टर यतिन, अगर हमने सेकेंड वेव में देखा कि जो वायरस था वो बहुत ही अग्रेसिवली इसने अटैक किया मरीजों को, जिनकी जान गई खास तौर पे, अगर थर्ड वेव में हम डेल्टा प्लस के अटैक को देखते हैं, सर कैसे, थोड़ा साइंटिफिकली समझाइए कि ये वेरिएंट जो है वो पिछले वेरिएंट से कैसे खतरनाक हो जाता है, किस तरह से अटैक करता है? देखिए, जो ये वायरस है कोविड-19, वो उसके बाहर स्पाइक्स होते हैं। उस स्पाइक से वो लंग फेफड़ों की जो सेल्स हैं उसमें अटैच करता है और उसमें ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें अटैच करके उससे सेल के भीतर जाएगा और फिर उसको खत्म करेगा। ये जो है, जो वेरिएशन है, वो स्पाइक प्रोटीन में वो वेरिएशन करता है, उसका आकार बदल देता है, जिससे एक तो ये अटैच अच्छी तरह करेगा, जल्दी अटैक कर सकता है, जो कुछ स्टडी ने दिखाया कि फेफड़ों में ज्यादा अटैच करता है सेल्स को। और दूसरा, जो आपकी अपनी इम्यूनिटी है, जो अपनी एंटीबॉडी बनाते हैं, जो वैक्सीन भी बनाती है, वो एंटीबॉडी ज्यादातर स्पाइक प्रोटीन के विरुद्ध अटैक करती है। वो अटैच करती है स्पाइक प्रोटीन को, जिससे ये जो वायरस है वो सेल के भीतर नहीं जा सके। तो अगर स्पाइक प्रोटीन मॉडिफाई कर दिया, इसका मतलब कि आपकी हो सकता है एंटीबॉडी उस पर अटैच न करे और जो वैक्सीन की एफिकेसी भी कम हो जाएगी। ये सबसे अहम सवाल है सर, ये सबसे अहम सवाल है और इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे कि वैक्सीन कितना कारगर होगा इस पर। डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल, हम लगातार कह रहे हैं कि हमें डराना नहीं है लोगों को, बल्कि सजग करना है। वेरिएंट्स आते रहेंगे, ये रणदीप गुलेरिया भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में एक तरफ वेव्स आते रहेंगे, एक तरफ वेरिएंट्स आते रहेंगे। किस तरीके से हम इसे मनोचिकित्सक के तौर पर आप समझाइए कि इससे कैसे डील करना चाहिए हमें? देखिए, ऐसा है कि जो वायरस है, जैसे हम अपनी रक्षा के लिए कुछ उपाय करते हैं, वायरस भी अपनी रक्षा के लिए उपाय करता है। हम वैक्सीन बनाते हैं, हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, वॉशिंग हैंड्स, कीपिंग आवरसेल्व्स इनडोर्स। तो वायरस के पास क्या हथियार है? उसका हथियार है कि वो अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग को इस तरह से चेंज करे कि जो हमारे उपाय हैं, जिसमें आज अब जैसे वैक्सीन ऐड हो गया है जी, तो वो उसको बाईपास करते हैं। तो ये वायरस का एक सर्वाइवल मोड है और ये हमेशा से पुराने भी जो एपिडेमिक्स हुए हैं उसमें वायरस हमेशा से म्यूटेट करता है जी। तो ये तो जब से ये कोविड-19 आया तब से ये पता है कि वायरस म्यूटेट जरूर करेगा। अब वो बहुत महीने तक नहीं करा, लेकिन इस साल के शुरू से हम देख रहे हैं कि ये म्यूटेट कर बैठा है। पहले डेल्टा, फिर आया डेल्टा प्लस। तो अब वो आ तो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब जो अभी तक हमने जो भी उपाय करे हैं, कर रहे हैं या करेंगे, उसमें हम किसी तरह की ढील आने दें। जैसे अभी कुछ सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या वैक्सीन कारगर होगा कि नहीं होगा। जी, अभी तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन कारगर नहीं होगा। तो अभी तो हम यही मान के चलेंगे कि वैक्सीन कारगर है, कम से कम वो अल्फा और डेल्टा पे तो कारगर है। तो हो सकता है इसमें भी कारगर होगा, थोड़ी सी परसेंटेज कम हो सकती है। ICMR स्पेस स्टडी कर रहा है। तो हमको वैक्सीनेशन जो हेजिटेंसी है, जिससे हम कुछ लोग वैक्सीन लेने से घबरा रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं, वो गलत है। वैक्सीनेशन का दौर चलते रहना चाहिए। दूसरी बात है, जो अभी इतने टाइम से हम सीख रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, बिल्कुल सर, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, वॉशिंग हैंड्स, वियरिंग मास्क या डबल मास्क, तो ये हमारा जारी रहना चाहिए।
और जो एक बड़ा हथियार है लॉकडाउन का, जो समय समय पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार कर रही है जी, वो लॉकडाउन भी कहीं कहीं चलता रहेगा। अभी सर मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है सर, कि साइकोलॉजिकली अगर आप देखें, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो लोगों के जहन में एक बात आ जाती है कि अब हम बच गए, अब हम बाहर जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। उस दौरान हमें मेंटली कैसे खुद को तैयार करना है कि हम एक तरफ अपनी दिनचर्या भी निभाते रहें, काम भी करते रहें, और दूसरी तरफ जो हमारी लड़ाई है कोरोना के खिलाफ वो भी जारी रहे। देखिए, वही बातें करनी जो अभी तक हम कर रहे हैं, जिसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ डिस्टेंस, वॉशिंग हैंड्स, वियरिंग मास्क, डबल मास्क और क्राउडिंग ना करें। क्योंकि बहुत देर घर में बंद रहने के बाद लोगों को लगता है कि अब मौका आया है, अब चलिए मार्केट चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, सिनेमा हॉल चलते हैं या कहीं पे भी जाते हैं जी। तो वो जो क्राउडिंग हो जाती है, वो क्राउडिंग सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसमें डिस्टेंसिंग रहती नहीं है, मास्क का ख्याल रहता नहीं है और बहुत जल्दी से इन्फेक्शन फैलता है, जैसा भी बिल्कुल सर। और ये जो थर्ड वेव है उसमें तो बच्चे भी एक बहुत ही एरिया ऑफ कंसर्न है, उस पर भी मैं आपके पास आऊंगी कि मनोचिकित्सीय तौर पर उन्हें हमें कैसे तैयार रखना है। लेकिन उससे पहले सुरेश जी ये बताइए कि डेल्टा प्लस की जब हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह से इसे खतरनाक बताया जा रहा है कि ये और भी ज्यादा सीवियर कर सकता है केसेस को, जो अटैक है इसका, ऐसे में डेल्टा प्लस को लेकर जितने भी जो बिहेवियर है हमारे कोविड से बचने के लिए, क्या वही इस पे भी एप्लीकेबल होंगे डेल्टा प्लस में भी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? नहीं, सेम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। जो बाकी स्ट्रेन्स हैं उसके खिलाफ जो हम सावधानी बरतते हैं वही इसके लिए रहेगी, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, हैंड हाइजीन, ये सब तो बराबर आपको चालू रखना पड़ेगा जी। इसके साथ साथ कई बार हमने देखा है कि कुछ व्यक्ति या कुछ जो संक्रमित व्यक्ति हैं वो एसिम्प्टोमेटिक कई बार होते हैं और उनको बाद में पता चलता है कि उसको डेल्टा प्लस वेरिएंट से इन्फेक्शन था। जैसे कि सूरत में 1-2 केसेस हमें ठीक होने के बाद पता चला कि पेशेंट रिकवर भी हो गया, उसके बाद पता चला कि उसको इस तरह का म्यूटेंट वायरस है। सो जो क्लिनिशियन, जो डॉक्टर हैं, क्लिनिशियन हैं या जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, उनको भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि इसमें कई बार एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी होते हैं, जैसे कि स्किन रैशेज हैं जी। आमतौर पर स्किन रैशेज बच्चों में होते हैं, पर ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसमें अडल्ट्स में भी स्किन में रैशेज हैं, सिर में दर्द ज्यादा होता है, आपको डायरिया ज्यादा होता है अडल्ट्स में भी, और इसका इम्यूनिटी कम है। इसके सिम्टम्स कुछ डिफर करेंगे सर डेल्टा से? थोड़ा सा एटिपिकल भी इसमें प्रेजेंटेशन देखने को मिला है। जैसे मैंने बताया कि इसमें यदि किसी पेशेंट को सीएनएस सिम्टम्स है, सिर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, या स्किन में रैश आ रहा है, स्किन में यदि लाल रंग के निशान पड़ रहे हैं, या पेशेंट्स को जीआईटी सिम्टम्स है, तो वो इसमें ज्यादा देखने को मिला है। और ज्यादातर जो इसमें डायग्नोसिस हो रहा है वो रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है कि पेशेंट ठीक हो गया, उसके बाद हमने रिपोर्ट भेजी और वो रिपोर्ट 1-2 हफ्ते बाद आई, तब पता चला कि उस पेशेंट को ये वाला स्टेज डेल्टा प्लस वेरिएंट है। ये बहुत अहम है सर। हाँ, तो इसके लिए जेनेटिक जो सीक्वेंसिंग है वो करना पड़ता है, और उससे पता चलता है कि नॉर्मल जो हमारे टेस्ट होते हैं, रेड टेस्ट या आरटीपीसीआर, उससे इसका पता नहीं चलता। इसके लिए विशेष टेस्ट करना पड़ता है, सीक्वेंसिंग करना पड़ता है। सीक्वेंसिंग की एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म होता है, उसमें आरएनए को निकालते हैं और फिर पीसीआर करके, और बड़ा लंबा प्रक्रिया के बाद ये सीक्वेंसिंग जो टेस्ट है कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ ही सेंटर्स पर हो रहा है। तो अभी हर एक स्टेट में जो टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है, और जीन सीक्वेंसिंग की भी ज्यादातर स्टेट्स अपना वो नए लैब्स विकसित कर रहे हैं। लोकनायक हॉस्पिटल में भी हम जुलाई के पहले महीने में हम तैयारी कर रहे हैं कि ये जो म्यूटेंट वैरायटी है इसका जो लैब है वो हम विकसित करने जा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में आपको ये लैब बना के तैयार रखनी है, ताकि हम इस वैरायटी का, इस म्यूटेशन का पता लगा सकें। यानी कि थर्ड वेव से पहले हमें डेल्टा प्लस वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए जो साइंटिफिक प्रिपरेशन है वो तैयार कर लेनी होगी, और उस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। डॉक्टर अनूप, ये समझाइए हमें कि जिस तरह से अभी डॉक्टर सुरेश बता रहे थे कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो कुछ ज्यादा होंगे, कुछ अलग होंगे, जैसे स्किन पर रैशेज, डायरिया, इस तरह की तमाम चीजें, इसमें लोगों को सीधे तौर पर किन बातों का ख्याल रखना है जिससे वो समझ सकें कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट भी हो सकता है?
देखिए बिल्कुल जैसे डॉक्टर सुरेश ने बताया, डेल्टा प्लस में कुछ एटिपिकल सिम्टम्स ज्यादा हैं, जैसे कि जीआई सिम्टम्स में ज्यादा हो रहे हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेन इन द एब्डोमेन, स्किन रैशेज ज्यादा हैं, चेस्ट पेन ज्यादा लोगों को हो रहा है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ज्यादा हो रहा है। तो ये अलॉन्ग विद हेडेक और सोर थ्रोट तो पहले वाले डेल्टा में भी थे, लेकिन ये सिम्टम्स थोड़े अलग आए हैं। इसीलिए इस समय जिस भी पेशेंट को ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो तुरंत जाके अपने डॉक्टर को दिखाएगा, टेस्ट कराएगा और अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। और जैसे अभी हम जानते हैं कि इसको डायग्नोज करने के लिए हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जरूरत पड़ती है। हम खाली नॉर्मल टेस्टिंग बता नहीं सकते कि डेल्टा है कि डेल्टा प्लस है, लेकिन ट्रीटमेंट इसका सेम रहने वाला है। आपको सेम प्रिकॉशन फॉलो करने हैं, सेम प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, लेकिन बाद में पता लगता है जब जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं कि इसमें डेल्टा प्लस आ गया है। तो उसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को सिम्टम्स आए, सबसे पहले आके डॉक्टर को दिखाए, अपने आप को आइसोलेट कर ले। टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए हमको, और जिन एरियाज में टेस्टिंग में हमें देख रहे हैं कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग में डेल्टा प्लस ज्यादा आ रहा है, उन एरिया में माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स और माइक्रो कर्फ्यूज लगाने की जरूरत पड़ेगी, जो सरकार कर रही है। जी बिल्कुल। और इसी पर सुधीर जी आपसे समझना चाहेंगे, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अभी से एक डर भी है लोगों के अंदर कि ये कितना खतरनाक होगा आगे। अगर हम इसे साइकोलॉजिकली देखें तो जितने भी कोविड के पेशेंट थे उनमें डिप्रेशन बहुत आम है, पैनिक अटैक्स बहुत आम है। तो क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट की अगर हम बात करें तो इन तमाम समस्याओं से एक बड़े पैमाने पर जूझना होगा पेशेंट्स को? देखिए सॉरी, अभी तो हम पहले ही जो सेकेंड वेव है उसके दुष्प्रभाव से पूरी तरह से उभरे नहीं है। बिल्कुल हमने देखा पिछले 1 साल में कि हमारे मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग पे कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हम देख रहे हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की प्रॉब्लम ये कितनी बढ़ गई है समाज में। करीब 30% लोग जो कोविड से ठीक हो गए हैं उनको ये सब तकलीफें हैं जी। तो जो अब ये नया एक पीक आ गई अगर, जिसमें केसेस बढ़ेंगे, पीक का मतलब ही यही है, तो हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे भी गलत प्रभाव पड़ेगा, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से इस पीक का जो मैग्नीट्यूड है कि उसमें कितने केसेस आते हैं, अगर हम उसको किसी तरह से रोक पाए जी, तो उम्मीद है कि मानसिक स्वास्थ्य उसी तरह से सुरक्षित रहेगा। और इसके लिए जरूरी वही है कि जो भी अभी तक हम उपाय करते आ रहे हैं उनको अब ज्यादा मुस्तैदी से करें और अपने आप को भी बचाएं, अपने परिवार वालों को भी बचाएं और अपने समाज को भी बचाएं। बिल्कुल सुधीर जी, मैं आपके पास एक अहम सवाल लेकर आऊंगी जो कि वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई एक क्वेरी है, लेकिन उससे पहले यतिन जी, आपने कहा कि वैक्सीन का असर भी इस डेल्टा प्लस पर उसके असर को ये कम करेगा, ऐसा अभी रिसर्चर्स कह रहे हैं। लेकिन क्या अभी इस डेल्टा प्लस वेरिएंट का इलाज सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन को ही हम देखें, और आम लोगों को ये समझना होगा कि उस हेजिटेंसी से बाहर आने की जरूरत है और वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है? 36 मरीज इंग्लैंड में जो पहले मार्च महीने में डिटेक्ट हुए, 36 में से सिर्फ 2 मरीजों ऐसे थे जिन्होंने दोनों वैक्सीन के इंजेक्शन लगवाए थे। इसका मतलब 34 मरीजों को क्या या कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा था या सिर्फ एक इंजेक्शन लगा था जी। इसका मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि एट द मोमेंट सबको वैक्सीन लगाना चाहिए। वैक्सीन एफिकेसी हो सकता है थोड़ी सी कम हो, कहते हैं हाइपोथेटिकली कह रहे हैं कि 10% कम होगी जितनी बाकी मरीजों पे रहती, बाकी वेरिएंट्स पे रहती है। तो एट द मोमेंट सबको वैक्सीन लगाना बिल्कुल जरूरी है। दूसरा, डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी हो सकता है ज्यादा हो। अभी कुछ एविडेंस इतना डिटेल में है नहीं क्योंकि ज्यादा केस एनालाइज नहीं हुए। ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्किंग, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और तीसरी चीज सरकार को करनी है, जैसे डॉक्टर साहब ने फिर बताया कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग लैब्स इंडिया में बहुत कम है। अभी एलएनजेपी में पूरे दिल्ली शहर के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए एलएनजेपी में लगा रहे हैं जी। इसका मतलब कि जब ये सब कोविड शुरू हुआ था तब हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही लैब थी जो आरटीपीसीआर कर रही थी। अब 1000 से ज्यादा लैब्स आरटीपीसीआर कर रही है।
अपने स्वास्थ्य प्रणाली पर तेजी से काम किया है, लेकिन जो सेकेंड वेव में हुआ वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल भी है कि हमें बहुत सी गलतियों से सीख भी लेनी है। ये बताइए डॉक्टर सुरेश कि अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं कि उसके तहत हम टेस्टिंग और ट्रेसिंग करें डेल्टा प्लस वेरिएंट की, तो कितना उसमें वक्त लगेगा, ये कितना चैलेंजिंग होगा कि हम डेल्टा प्लस वेरिएंट जो कैरी कर रहा है जो भी मरीज, उस तक हम तेजी से पहुंचे और उसे फैलने से रोकें? देखिए, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो सेम है जो बाकी वेरिएंट्स के लिए, वही इसमें है। इसमें ये कि क्योंकि अभी जो रिपोर्ट है जीन सीक्वेंसिंग की, वो थोड़ा सा हमें लगता है कई बार 7 दिन लग जाते हैं, कई बार 1 वीक से भी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि रिपोर्ट या तो हम पुणे भेजते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, या जो नेशनल जो इंस्टीट्यूट है वहां भेजते हैं, तो वहां से काफी जो लोड है बहुत ज्यादा सैंपल होकर रिपोर्ट लेट आती है और तब तक साइंटिफिक भी होकर चला जाता है। So now we have more facilities, more labs are coming up, and once we suspect कि भाई इसको ये हो सकता है या कुछ लक्षण थोड़े भिन्न है, पहले वाले जो वेरिएंट है उससे थोड़ा भिन्न है, तो यदि स्किन इन्वॉल्वमेंट है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, तो हम उसको तुरंत डे 1 पे एडमिशन का, जैसी पेशेंट एडमिट हुआ उसको उसी टाइम सैंपल हम भेज देते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। और यदि वो पॉजिटिव आता है तो उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, परिवार के सदस्य, उसके मित्र, उसके पड़ोस, उसका सारा जो सराउंडिंग है, उसको फिर हमें टेस्ट करना पड़ता है और वहां से सैंपल हमें उठाने पड़ते हैं। कि उसके लिए फिर हम विशेष हमें अभियान चलाना पड़ता है कि इसमें हमें एक्टिवली टेस्ट करना पड़ता है कि इसको डेल्टा प्लस वेरिएंट तो नहीं। तो ये जो मामले सामने आए हैं, इसीलिए ज्यादा सामने आए कि उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुआ, जैसे कि महाराष्ट्र में ट्रेसिंग हुआ। पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और टेस्टिंग के लिए जो है वो हमारी जितनी भी फैसिलिटीज है उसको बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल सर, बहुत अहम बातें आपने बताई है। और इसी से जुड़ी हुई एक और क्वेरी है सुधीर सर कि अगर हम वैक्सीन को मान रहे हैं कि जितना ज्यादा हम वैक्सीनेट हो जाएंगे वेरिएंट से हम बच सकेंगे, लेकिन ये भी नहीं कहा जा रहा कि इस वेरिएंट से पूरी तरीके से आप बच जाइएगा अगर वैक्सीनेट हो भी जाते हैं। लेकिन एक वैक्सीन हेजिटेंसी तो अभी भी है सर लोगों के अंदर, उसे आप कैसे साइकोलॉजिकली समझाने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीनेट होने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा तैयार हों, एक हिम्मत उनमें रहे, विश्वास रहे? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है जो हमको कहा जाता है कि हम उसको लें, तो ये एक बड़ा नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है कि वो उसको रेजिस्ट करता है ना। आपसे कहा जाए कि भाई आप मास्क पहनिए, तो लोग नहीं मास्क पहनते, या आपसे कहा जाए कि आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, लोगों ने नहीं रखा, क्योंकि हर नई डायरेक्शन का रेजिस्टेंस होता है। हमारा ये ह्यूमन नेचर है। तो वही अब हमको वैक्सीन में दिख रहा है कि सरकार कह रही है वैक्सीन लगाइए, डॉक्टर्स कह रहे हैं वैक्सीन लगाइए, लेकिन बहुत लोगों में यह है कि जो कहा जा रहा है उसको रजिस्ट करे आ जाए। और ये सिर्फ एक हमारे देश में नहीं है, ये पूरे विश्व में है। बहुत देशों में जो बहुत हमसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे और उन्नत लोग हैं, उनमें भी इस तरह की हेजिटेंसी है। उसका सिर्फ एक तरीका है कि उसका बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम हो। जो भी जिन लोगों की बातें सुनते हैं, चाहे वो नेतागण हो, चाहे अभिनेता लोग हो, चाहे डॉक्टर हो, या आप लोगों का मीडिया हो, लोगों को ये बताया जाए कि भाई वैक्सीन कितनी जरूरी है, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है, जैसा कि बहुत सारे मीडिया में उठ रहा है। इससे क्या क्या तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब उनके जानने की, समझने की बात है, और इसके लिए हमको जितना भी हमको अवेयरनेस प्रोग्राम करें उतना करने चाहिए। बिल्कुल सर, और एक सवाल मेरा बच्चों को लेकर भी है। बच्चे अभी जिस तरह के मनोस्थिति से गुजर रहे हैं, ना वो खेलने जा सकते हैं, ना प्ले स्कूल जा सकते हैं, ना अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। ऐसे में जब एक और वेरिएंट तैयार है जिसे बहुत ही डेंजरस बताया जा रहा है, अपने बच्चों को हम किस तरह से एजुकेट करें कि इस डिजीज से लड़ाई में उन नन्हे नौनिहालों को भी लड़ना होगा ताकि आगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो? देखिए, ये बहुत अहम बात पूछी आपने, क्योंकि पिछले 1.25 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए। बहुत वो बच्चे जिनकी एजुकेशन शुरू होनी थी, मतलब 4 साल के, 5 साल के, उन्होंने अभी स्कूल देखा ही नहीं है जी। तो वो घर में बंद है। हालांकि बहुत सारे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपके घर में स्मार्टफोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन होना चाहिए।
लेकिन ये हमारे देश में स्मार्टफोन की जो पेनिट्रेशन है या इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन है वो भी लिमिटेड ही है, 30% है। और पूरे घर में एक ही स्मार्टफोन है जो कि जो एडल्ट्स है उसको भी यूज करना है अपने काम धंधे के लिए। 2 बच्चे या 3 बच्चे, अब उनमें स्मार्टफोन का कैसे उपयोग होगा? बिल्कुल, और सबसे बड़ी ये बहुत जरूरी था जी सर कि हम स्कूल खोलें। बिल्कुल, तो इसके लिए शायद तैयारी सोच रहे थे कि अब स्कूल खुल जाएंगे, सेकेंड वेव खत्म होने को आ गई, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा। बिल्कुल, तो एक घबराहट है तीसरी लहर को लेकर और एक घबराहट है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी, जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है। जल्दी से एक सवाल अनूप जी, ये कि क्या बच्चों को ये इम्पैक्ट करेगा, और अगर ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे इम्पैक्ट होने वाले हैं, तो क्या ये सिर्फ डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से होने वाला है? देखिए, अभी जितने भी साइंटिफिक एविडेंस आया है उसमें किसी में भी ये नहीं प्रमाणित हुआ है कि ये बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करेगा। इनफैक्ट इंडिया में एक सीरो सर्वेलेंस सर्वे हुआ था जिसमें देखा गया कि बच्चों के एंटीबॉडीज लेवल और एडल्ट के एंटीबॉडीज लेवल सेम था, तो जिससे पता लगता है कि बच्चों को कोई अधिक खतरा नहीं है एडल्ट से। लेकिन एक बात जरूर है कि जैसा कि अभी भारत सरकार ने भी कोशिश किया है कि थर्ड वेव के लिए बच्चों के लिए अलग से सुविधाएं देने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चे एक बहुत ही सेंसिटिव ग्रुप माना जाता है, जो कि ना तो आपको अपने सिम्टम्स बताते हैं और उनको कंटेन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी तक कोई प्रमाण नहीं है कि डेल्टा प्लस या डेल्टा बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन अगर वो नॉर्मल तरीके से भी अफेक्ट करता है तो भी हमें बच्चों की खास सावधानी बरतनी पड़ती है, सारे प्रिकॉशंस हमें लेने होंगे। जी सुरेश जी, ये बताइए, जैसा कि आपने बोला कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग चल रही है, हालांकि अभी हमारे पास उतने लैब्स नहीं है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें आप क्या समझाना चाहेंगे, किस तरीके से उन्हें अलर्ट रहना है और टेस्टिंग के लिए आगे बढ़ना है अगर कोई ऐसे सिम्टम्स वो खुद में देखते हैं? तो आपके माध्यम से मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो यदि आपने वैक्सीनेशन ले लिया है, दोनों डोज आपने ले ली है, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट से कोई खतरा नहीं। मिनिमम आपको उसका इफेक्ट आएगा वायरस का, या तो आपको मामूली सोर थ्रोट होगा, या आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, या कुछ भी आपको नहीं होगा। यदि आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आपको रिस्क है। और यदि आपको सीएनएस के सिम्टम्स आ रहे हैं, जीआई सिम्टम्स आ रहा है, डायरिया हो रहा है, स्किन पे लाल रंग के निशान आ रहे हैं, फीवर आ रहा है और सांस में तकलीफ है, तो आपको जरूर ये टेस्ट कराना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी केसेस जो है इतने बहुत ज्यादा अलार्मिंग रेट से नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि इसमें अलर्ट है। हाँ जी, तैयारी हमने पूरी की हुई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको आरटीपीसीआर के साथ साथ जीन सीक्वेंसिंग करानी होती है, और वो तो डॉक्टर यदि उनको लगता है कि इसका ये स्टेन पर्टिकुलर स्टेन और म्यूटेंट स्टेन हो सकता है तो वो खुद ही कराते हैं। और अनावश्यक रूप से दवाई, जैसे कि हमने पहले देखा है कि बहुत सारे लोगों ने जो सेकेंड वेव है उसमें बहुत स्टीरॉइड का मिसयूज हुआ, बहुत ज्यादा स्टीरॉइड लेने से बहुत ज्यादा ब्लैक फंगस के केसेज आए। तो वो अपने सेल्फ मेडिकेशन ना करें कभी भी। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। जी बिल्कुल, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट से लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, और जो हमें खास तौर पे ख्याल रखना है वो यही कि जितने नियम हम पहले से अपनाते आ रहे हैं वही नियम हमें अपनाने हैं कोरोना को फैलने से रोकने के लिए। उसी तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी हमें निपटना। आप सभी डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।